हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे ईटीटी 5994 पे। तो ईटीटी 5994 के कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी खबर है। जैसा आप सबको पता है कि 5994 में काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुकी है, बट उससे भी ज़्यादा वो कैंडिडेट है जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जो अभी भी अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी अपडेट है। एक इम्पोर्टेंट कोर्ट केस का अभी जो फैसला है वो देखने को मिला है, और इस कोर्ट केस का क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्या इसमें फाइनल डिसीजन लिया गया, और इन फ्यूचर जो कैंडिडेट अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं उनके लिए इसमें क्या कुछ अच्छा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो कैंडिडेट जिन्होंने अब कहीं ना कहीं एक उम्मीद छोड़ दी है कि पता नहीं उनकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, उन्हें भी एक उम्मीद मिले। और जिन कैंडिडेट ने देखिए ज्वाइन कर चुके हैं जो, तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि आप भी इन्हीं हालातों से निकले हो। और हालांकि ये बात अलग है कि लोग अपना जो बुरा टाइम है वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बट खैर उम्मीद करेंगे कि आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और अपने उन सभी साथियों के लिए एक उम्मीद जरूर जगाएंगे जो अभी इस टाइम अपनी जो ज्वाइनिंग की जो उम्मीद करके बैठे हैं कि कब उनकी ज्वाइनिंग होगी और कब तक उन्हें अपनी ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर हम कोर्ट केस की बात करें तो देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, रमनदीप सिंह एंड स्टेट ऑफ पंजाब। और इस केस की जो हियरिंग हुई वो हुई 6 नवंबर को, और फाइनली इसके जो फाइनल ऑर्डर है वो जारी कर दिए गए हैं। मैं अभी आपको बताऊंगी कि फाइनल ऑर्डर में क्या कुछ लिखा है और क्या कुछ बड़ी अपडेट इसमें देखने को मिली। तो चलिए फिर हम ऑर्डर के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अगर हम कोर्ट केस की बात करें तो हेयर यू कैन चेक आउट दी CWP नंबर रमनदीप एंड स्टेट ऑफ पंजाब। तो अगर हम केस की बात करें, देखिए जो भी ऑर्डर में लिखा हुआ है बिल्कुल ट्रू एंड फैक्ट पॉइंट्स के ऊपर ही हम बात करेंगे। इसमें क्या कुछ पॉजिटिव है, किस तरीके से इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। बाकी आप भी अपने जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आपको आगे इन फ्यूचर क्या कुछ होने की जो पॉसिबिलिटी है वो नजर आ रही है। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में लिखा है, इन द प्रेजेंट पिटीशन द पिटिशनर आर प्रेइंग for the issuance of a writ in the nature of mandamus directing the respondent to de-reserve 1152 post of journal ex serviceman category। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो पिटिशनर हैं उनके द्वारा ये प्रे की गई है कि जो जर्नल कैटेगरी में जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की जो सीट थी उन्हें क्या किया जाए, डी रिजर्व किया जाए। एज यू ऑल नो कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की एक अच्छी खासी सीट थी, एज यू कैन सी कि 1152 सीट थी टोटल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की। और जनरल कैटेगरी में स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे, स्पोर्ट्स मतलब जो कैटेगरी कैंडिडेट थे उनकी भी एक अच्छी खासी सीट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही मुद्दा उठाया गया है कि इन दोनों सीट्स को ही डी रिजर्व किया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए ये वो कैटेगरी है जहां पे नंबर्स ऑफ कैंडिडेट गॉट सिलेक्टेड इज वेरी लेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम कैंडिडेट है जिन्होंने एग्जाम दिया, और जिन्होंने एग्जाम दिया है उन सबका ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो चुका है। ये बिल्कुल ट्रू फैक्ट है कि इन दोनों ही कैटेगरी में जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया उनका सिलेक्शन हो चुका है। रीजन भी क्योंकि सीट्स थी बहुत ज्यादा और नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था वो बहुत कम थे इन दोनों ही कैटेगरी में। इसके अलावा यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि इट इज फर्दर prayed that the respondent be restrained from the issuing any appointment letter to the reserve categories in the pursuance to final selection list dated 20th of April 2025। यहाँ पे ये भी प्रे की गई है कि जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें इस टाइम कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो इशू ना किया जाए। क्योंकि मेन इशू देखिए यहाँ पे यही है कि अगर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी में जो अगर अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए जाते अब, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कैंडिडेट जो अच्छे मार्क्स से कैंडिडेट थे, हालांकि है उनकी कैटेगरी रिजर्व, बट अगर उनके अच्छे मार्क्स थे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि जनरल में जब सीट डी रिजर्व होके जाएगी तो वो जनरल में सिलेक्ट हो सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे ये है कि पूरा जो एक तरीके से जो पूरी जो लिस्ट है उसे रिवाइज किया जाए, और जो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन जनरल में हो सकता है उन्हें जनरल के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए जाए, और जो कैंडिडेट नीचे बचते हुए जो कैंडिडेट है जो अपनी रिजर्व कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं उन्हें रिजर्व कैटेगरी में ही अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए जाए।
इसका यहाँ पे देखिए सीधा सा मतलब यही है कि जो रिजर्व कैटेगरी में अच्छे कैंडिडेट है, डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, अगर उन्हें जनरल कैटेगरी में अगर अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है नीचे से जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उन्हें बहुत बेनिफिट इसका देखने को मिलेगा। और आप सबको पता है कि अगर एक बार रिजर्व कैटेगरी में सबको अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिए गए, जनरल को जनरल में इशू कर दिए गए, उसके बाद काफी एक कह सकते हैं कि पेचीदा हो जाएगा ये केस, इसको सॉर्ट आउट करना कि किसको जनरल में इशू कर अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने थे, किसको रिजर्व में करने थे। तो यहाँ पे इसी वजह से ये प्रे की गई कि एक बार के लिए जो रिजर्व कैटेगरी है उन्हें सिर्फ इशू की जो रिजर्व कैटेगरी है उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर इशू ना किए जाए। अब हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट को ये बात अच्छी ना लगे, उनका ये मानना होगा कि ऑलरेडी जो लिस्ट है वो नहीं आ रही है, ऐसे में इस तरीके से प्रे करना दैट इज नॉट गुड। पर देखिए आप खुद सोच के देखिए कि जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी में है, अगर उन्हें जनरल की सीट मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिजर्व कैटेगरी के जो नीचे के मार्क्स के कैंडिडेट है उन्हें भी मौका मिलेगा। यानी कि यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्हें फाइनली सिलेक्शन का मौका मिलेगा। और एक्चुअल में प्रॉपर वे वही रहेगा जहां पे कैंडिडेट को हर एक सीट पे सिलेक्शन लेने का मौका मिले और प्रॉपरली हर एक सीट को फिल किया जाए। बाकी आप सभी भी अपनी जो व्यू पॉइंट्स है यू कैन शेयर इन कमेंट बॉक्स की आपका क्या मानना है, किस तरीके से इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए और जो ये प्रे की गई है इससे आप कहाँ तक सेटिस्फाई हो। आगे अगर हम केस की बात करें तो लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर ऑन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द पिटिशनर सबमिट दैट एट दिस स्टेज he will be satisfied if the direction is given to the respondent number 2 to treat the present writ petition as a representation and decide the same in the time bound manner। तो यहाँ पे पिटिशनर की तरफ से ये पॉइंट भी रखा गया है कि हम चाहते हैं कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस इशू की जाए कि जो हमने अभी जो पिटीशन फाइल की है इससे एक रिप्रेजेंटेशन समझा जाए और इसे टाइम बाउंड मैनर में सॉर्ट आउट किया जाए। यानी कि बेसिकली जो यहाँ पे प्रे रखी गई है वो अगर रिस्पोंडेंट अच्छे से टाइम बाउंड मैनर में सॉर्ट आउट करता है तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसी के बिहाफ पे देखिए जो पिटिशनर की तरफ से जो डिमांड रखी गई है उसी के बिहाफ पे जो स्टेट काउंसिल है उन्होंने भी इसे एक्सेप्ट किया है कि लर्न स्टेट काउंसिल डज नॉट अपोज द प्रेयर मेड बाय द लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर। यानी कि स्टेट काउंसिल ने भी उसे एक्सेप्ट किया है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। एज यू कैन रीड हेयर बाय द डिस्पोज ऑफ विद द डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट नंबर 2 to treat the present writ petition as representation and decide the same within the period of 1 month from the date of receipt of certified copy of this order। यानी कि विद इन 1 मंथ आपको अभी जो ये प्रेजेंटेशन जो रिप्रेजेंटेशन लगाई गई है पिटिशनर की इसे कंसीडर करना है और विद इन 1 मंथ इसका कोई ना कोई सोल्यूशन आप निकालिए। ये ऑर्डर जारी किए हैं माननीय हाई कोर्ट ने। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे एक टाइम बाउंड दिया गया है कि आप विद इन 1 मंथ ही इसको कंसीडर करके इसका जो सोल्यूशन है वो लेके आइए और इसी के बिहाफ पे इस केस को डिस्पोज ऑफ किया गया है। अब देखिए सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है कि 1 मंथ का एक टाइम दिया गया है कि टाइम बाउंड रखा गया है इस बात को कि 1 मंथ के अंदर ही आप इसका सोल्यूशन लेके आइए। विद इन 1 मंथ इसके ऊपर कोई ना कोई जो एक्शन है वो लिया जाएगा और आप सभी कैंडिडेट की जो आप ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हो आपको बहुत जल्द ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। और जिन कैंडिडेट ने देखिए इतना एफर्ट्स किया है उनके लिए एक एप्रिसिएशन तो बनता है। और इसके अलावा भी देखिए काफी कैंडिडेट है जिनके माइंड में अब ये क्वेश्चन राइज होगा कि डी रिजर्वेशन होता क्या है, किस तरीके से होगा, किस कैटेगरी को बेनिफिट होगा। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। बाकी मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि एक्चुअल में डी रिजर्वेशन होता क्या है, किस तरीके से होता है, कौन सी कैटेगरी को इसका बेनिफिट होगा, किस तरीके से होगा, इन सब के ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका ओवरऑल जो आपकी मेरिट लिस्ट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। कंप्लीट एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। और आगे भी इन फ्यूचर इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट आप लोगों के साथ इसी चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। बाकी आप सभी कैंडिडेट अपने जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स है वो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा देखिए जो कैंडिडेट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, जो ऑलरेडी अपनी सर्विस दे रहे हैं, अपनी सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है।
वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप सभी कैंडिडेट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो कमेंट्स है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।